कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि अचानक से ही नासा वालों को स्पेस में एक दिन एक स्पेसशिप दिखाई दिया जो कि पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था और धीरे धीरे अब वो अर्थ की तरफ बढ़ रहा था। और फिर जैसे ही वो स्पेसशिप धरती के पास आया तो अर्थ की ग्रेविटी की वजह से उसके कुछ कुछ पार्ट धरती पर गिरने लगे जिनमें कुछ सुपर पावर्स थी। साथ ही धरती के बाहर का ऑब्जेक्ट होने की वजह से उसके अंदर काफी ज्यादा रेडिएशन भी था जो कि नॉर्मल ह्यूमंस को इफेक्ट कर रहा था और उन्हें काफी सारी पावर्स भी दे रहा था। और क्योंकि ये चीज सही नहीं थी इसी वजह से दुनिया की दो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन साथ में आती हैं जिसमें से एक का नाम था CIA और दूसरे का नाम था M16। उन दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने अपने दो सबसे बेहतरीन एजेंट्स को इस काम में लगा दिया था कि वो इस केस से रिलेटेड सारी चीजों को स्टडी करें और साथ ही स्पेसशिप के उन पार्ट्स को भी ढूंढे जिन्हें अभी के टाइम पर डिब्रीज बोला गया था। अब वहां से सीन एक बहुत ही बड़े माफिया पर आता है क्योंकि एक डीलर के पास आया हुआ था ताकि वो उससे डिब्रीज का एक टुकड़ा खरीद सके। और उन दोनों की मीटिंग चली रही थी कि तभी अचानक से ही हम लोग नीचे फिनोला और साथ ही ब्रायन नाम के दो ऑफिसर्स को देख पाते हैं जो कि अपनी टीम के साथ उस होटल में आ गए थे जहां पर ये मीटिंग चल रही थी। ब्रायन और फिनोला असल में वही दो एजेंट थे जिन्हें MI6 और साथ ही CIA ने रिक्रूट करा हुआ था ताकि वो इस केस से रिलेटेड सभी चीजों पर छानबीन कर सके। फिनोला MI6 से थी और ब्रायन CIA से। इस बारे में जैसे ही उस माफिया को पता चलता है तो वो तुरंत ही अपने साथियों के साथ वहां से भागने लगता है और उस दौरान हम लोग देख पाते हैं कि वो डीलर भी वहां से भागने की कोशिश कर रहा था। पर जैसे ही वो डीलर माफिया और उसके साथी के पीछे भागकर एक रूम में पहुंचता है तो वो देखता है कि माफिया और साथी उसका साथी अचानक से ही एक डिब्रीज के टुकड़े को खाती हैं और वहां से टेलीपोर्ट होकर कहीं पर चले जाते हैं। अभी के समय पर उस डीलर के पास भी एक डिब्रीज का टुकड़ा मौजूद था और वो पुलिस के हाथों में नहीं आना चाहता था, इसीलिए सबसे पहले वो उस डिब्रीज के टुकड़े को एक ड्रॉर में छुपा देता है और तुरंत ही वहां की बिल्डिंग से जंप कर सुसाइड कर लेता है। जिसके थोड़ी देर बाद हम लोग होटल में काम करने वाली ये एक औरत को देख पाती हैं क्योंकि जब उस ड्रॉर को खोलती है तो उसे वहां पर वो डिब्रीज का टुकड़ा मिल जाता है जो कि जैसे ही जमीन पर गिरता है वैसे ही वो जमीन से थोड़ा ऊपर फ्लोट करने लगता है। ये देखकर वो वर्कर उसे उठाने की कोशिश करती है पर जैसे ही वो उसे छूती है वैसे ही वो अचानक से ही 14 फ्लोर से जमीन पर आकर गिरती है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। और ऐसा उस डिब्रीज के टुकड़े की वजह से ही हुआ था क्योंकि जैसे ही उस लड़की ने उसे छूने की कोशिश करी वैसे ही वो अचानक से ही दीवार से आर पार चली गई और नीचे आकर गिर गई। फिनोला और ब्रायन ये सब देखकर बहुत ज्यादा शॉक होती हैं और तुरंत ही अपने साथ मौजूद साइंटिस्ट की मदद से उस डिब्रीज के टुकड़े के अंदर मौजूद सारी एनर्जी को निकाल लेते हैं जिससे वो डिब्रीज का टुकड़ा न्यूट्रलाइज होकर एक नॉर्मल मेटल बन जाता है। और तब उन दोनों की बातों से हम लोग ये बात भी जान पाती हैं कि उन दोनों को ही ज्यादा से ज्यादा डिब्रीज के टुकड़ों को इकट्ठा करने का काम भी दिया गया था ताकि उनके पास मौजूद साइंटिस्ट की टीम उन डिब्रीज के टुकड़ों के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सके। वहीं हम कैरन नाम के एक छोटे से लड़के को एक औरत के साथ कार में कहीं पर जाते हुए देखते हैं पर अचानक से ही उस औरत की आंखों से खून आने लगता है और वो अनकॉन्शियस हो जाती है। अब आमतौर पर अगर किसी और बच्चे के साथ ऐसा हुआ होता तो उसकी फटकी 4 से 64 हो जाती, पर यहाँ पर हम लोग कैरन को देखते हैं जिससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता और वो तुरंत ही गाड़ी के गेट को खोलकर बाहर निकल जाता है। पर तभी अचानक से ही उस औरत की बॉडी भी फ्लोट करते हुए गाड़ी से बाहर आ जाती है और हवा में उड़ती हुई कहीं पर जाने लगती है। वहां से सीन अब सीधा फिनोला और साथी ब्रायन पर आता है जिनको जब इस केस के बारे में पता चलता है तो वो दोनों फ्लाइट से उस सिटी में जाने लगते हैं जहां पर रास्ते में उन दोनों की बातों से हम लोग ये बात जान पाती हैं कि असल में फिनोला के पिता एक साइंटिस्ट थे जो कि डिब्रीज के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। पर बाद में एक माफिया ने उन्हें जान से मार दिया था, पर अभी के लिए वो इस बारे में ज्यादा बात नहीं करते और अगली सुबह सीधा ही उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहां पर अभी भी उस औरत की बॉडी लगातार हवा में फ्लोट कर रही थी और एक वायर से उसका स्वेटर अटक जाने की वजह से एक ही जगह पर कॉन्स्टेंटली अटकी हुई थी। तब ब्रायन को सोचते हुए उस औरत के स्वेटर को वायर से फ्री कर देता है और जब वो उस औरत की बॉडी का पीछा करता है तो वो एक ऐसी जगह पर पहुंचता है जहां पर हवा में और भी काफी सारी बॉडीज तैर रही थी और सभी की सभी अनकॉन्शियस थी, जो देखने के बाद फिनोला और साथी ब्रायन दोनों ही बहुत ज्यादा शॉक थी। जिसके बाद जब उन बॉडीज के ऊपर टेस्ट करे जाती हैं तो ये बात सामने आती है कि वो लोग असल में मरे नहीं थे, बस वो लोग एक तरह से कोमा में चले गए थे जहां पर उन्हें सब कुछ सुनाई दे रहा था पर वो अपनी बॉडी को मूव नहीं कर सकते थे और ना ही कुछ बोल सकते थे। अब ये बात जानने के बाद फिनोला और ब्रायन तुरंत ही उस औरत के बारे में पता करना चालू कर देते हैं। तब उन्हें एक स्टोर की CCTV फुटेज में एक लड़का दिखाई देता है जो कि कोई और नहीं बल्कि कैरन था और वो अचानक से उस औरत के पास आया था और बाद में वो औरत अजीब तरह से बिहेव करने लग गई थी और उसने कैरन को अपनी गाड़ी में बैठा लिया था। अब क्योंकि उस औरत के बारे में और कोई क्लू मौजूद नहीं था इसीलिए फिनोला और साथी ब्रायन कैरन के घर के बारे में पता करते हुए कैरन के घर में पहुंच जाते हैं जो कि एक जंगल टाइप एरिया में था और वहां पर एक बहुत बड़ा मेन डिब्रीज का टुकड़ा भी गिरा हुआ था। अब उस डिब्रीज के टुकड़े को देखने के बाद वो लोग कैरन के घर में चली जाती हैं जहां पर जाने के बाद उन्हें कैरन की माँ की बॉडी भी दिखाई देती है जो कि उसी तरह से अनकॉन्शियस पड़ी हुई थी जैसे कि बाकी सभी लोगों की बॉडी पड़ी हुई थी, जिससे इस बात का अंदाजा लगाना बहुत ज्यादा आसान था कि उस जगह पर जितनी भी अननेचुरल चीजें हो रही थी वो सारी की सारी उसी जगह से चालू हुई थी। अब कैरन के घर की तलाशी लेने पर फिनोला और ब्रायन को पता चलता है कि कैरन की बस एक बड़ी बहन है जो कि शहर में रहती थी और घर में कैरन भी मौजूद नहीं था
और ये बात सच में बहुत ज्यादा शॉकिंग थी, क्योंकि उनके हिसाब से कैरन को उसके घर पर ही होना चाहिए था। खैर तभी अचानक से ही फिनोला और साथ ही ब्रायन के पास उन सभी लोगों की रिपोर्ट्स भी आ जाती है जो कि उस औरत की बॉडी के साथ हवा में तैरते हुए मिले थे। उन सभी लोगों में ये बात कॉमन थी कि कोमा में जाने से पहले उन सभी लोगों को आखिरी बार कैरन के साथ ही देखा गया था, जिसके बाद ही वो कोमा में चले गए थे। अब ये बात तो शॉकिंग थी ही, पर बाद में जब कैरन की बहन आइला को कॉल करा जाता है तब और ज्यादा शॉकिंग न्यूज सामने आती है कि असली में कैरन तो आज से 7 महीने पहले ही एक कार एक्सीडेंट के दौरान मारा गया था। और ये बात जानने के बाद अब फिनोला और ब्रायन के तो तोते उड़ गए थे, और साथ ही अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उन्होंने अब तक जिस भी कैरन के बारे में सुना है वो कैरन कौन था। वही दूसरी तरफ हम लोग कैरन को देख पाते हैं जो कि अब एक दूसरी औरत की तरफ बढ़ रहा था। दूसरी तरफ हम लोग फिनोला को देखते हैं जो कि उस डिब्रीज के टुकड़े के पास जाती है जो कि कैरन के घर के पास मौजूद था। लेकिन उस डिब्रीज के पास जाते ही अचानक से उसे उसकी माँ के विजन्स आने लगते हैं, जिन्हें देखकर वो बहुत ज्यादा ही इमोशनल हो गई थी। साथ ही अब उसे ये बात भी समझ में आ जाती है कि वो डिब्रीज अपनी पावर की मदद से लोगों की यादों में जा सकता है, और उसी डिब्रीज की मदद से ही कैरन की माँ ने 1 हफ्ते पहले अपने बेटे को जिंदा करा होगा। पर बाद में डिब्रीज ने अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ाने के लिए कैरन की मदद से ही उन लोगों के एनर्जीज को सोखना चालू कर दिया होगा जिनके साथ कैरन कॉन्टेक्ट में आता था। तब तक आइला भी वहां पर आ गई थी, और जैसे ही आइला और साथ ही ब्रायन आपस में बातें करने लगती हैं तो फिनोला भी उनके पास जाकर उन्हें अपनी ऑब्जर्वेशन के बारे में बताती है। तभी अचानक से उनके पास ये खबर आती है कि कैरन को अभी के समय पर एक औरत के साथ देखा गया था जो कि उसे अपना बेटा बता रही थी, पर बाद में ही अचानक से ही वो खुद भी अनकॉन्शियस हो गई और बाद में उसकी बॉडी भी हवा में फ्लोट करने लगी। जो जानकर वो तीनों तुरंत ही उस लोकेशन पर जाने लगते हैं। तब हम लोग कैरन के घर के बाहर उसी माफिया और साथ ही उसके साथी को देख पाते हैं जिसको हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। वो दोनों असल में वहां पर कैरन के घर के पास मौजूद डिब्रीज के टुकड़े को चुराने के लिए आए हुए थे, पर तभी अचानक से ही वहां पर मौजूद पुलिस वालों की नजर उन दोनों के ऊपर पड़ जाती है और वो उनके ऊपर फायर करना चालू कर देते हैं। लेकिन इस बार भी माफिया और उसका साथी अपने पास मौजूद डिब्रीज का एक छोटा सा टुकड़ा खाती हैं और वहां से टेलीपोर्ट होकर पास की एक जगह पर चली जाती हैं। लेकिन उस दौरान हम लोग माफिया के साथी को देखते हैं जो कि धोखे से एक पिलर के अंदर टेलीपोर्ट हो गया था, और क्योंकि अब उस बंदे को वहां से निकालना पॉसिबल नहीं था और साथ ही माफिया इस बात को जानता था कि वो उस आदमी को फिनोला और साथ ही ब्रायन के हाथ में नहीं लगने दे सकता, इसीलिए वो अपने साथी को जान से मारकर तुरंत ही वहां से चला जाता है। पर उसकी गन शॉट की आवाज सुनकर वहां पर फिनोला और ब्रायन भी आ जाते हैं जो पास की ही एरिया में थे। पर सब पुलिस वालों की तरह वो लोग भी टाइम पर नहीं पहुंच पाते, और जब तक वो लोग वहां पर पहुंचते हैं तब तक माफिया का साथी मारा जाता है। अब उनके हाथ में माफिया और उसके काम से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं लगी थी, पर उन्हें ये बात समझ में आ गई थी कि कैरन की माँ कैरन की मौत को बर्दाश्त नहीं कर पाई थी, और इसीलिए जब वो डिब्रीज के कांटेक्ट में आई तो डिब्रीज की पावर की वजह से कैरन वापस आ गया। और इसीलिए कैरन जब भी किसी औरत को कंट्रोल करता था तो वो औरत अपने आप ही कैरन को अपना बेटा मानने लगती थी, और इस बात का मतलब साफ था कि ये सब कैरन की माँ की वजह से ही चालू हुआ था और उसकी मदद से ही ये सब बंद करा जा सकता था। तब इस बात को एक्सप्लेन करते हुए फिनोला आइला को समझाती है कि अगर आइला किसी तरह से अपनी माँ को इस बात पर यकीन दिलवाने में सफल हो जाती है कि कैरन अब मर चुका है और वो जिस दुनिया में है वहाँ पर बहुत ज्यादा खुश है, तो सब कुछ वापस से सही हो जाएगा। तब आइला भी इस चीज को ट्राई करती है और अपनी माँ से इमोशनली बातें करते हुए उन्हें इस बात पर यकीन दिलवा देती है कि कैरन अब जिंदा नहीं है और वो जहाँ पर भी है वो बहुत ज्यादा खुश है। और फिर जैसे ही ऐसा होता है वैसे ही कैरन की माँ समेत बाकी के सारे लोग जो कैरन के कांटेक्ट में आकर अनकॉन्शियसनेस में चले गए थे वो सब उठ जाते हैं, और साथ ही उनकी हालत भी पहले से बहुत ज्यादा बेहतर हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ हम लोग नकली सस्ते और टिकाऊ कैरन को देखते हैं जो कि अचानक से ही गायब हो जाता है, और अब क्योंकि ये केस सॉल्व हो गया था इसीलिए फिनोला और ब्रायन भी अपनी टीम के साथ जाकर कैरन के घर के पास मौजूद डिब्रीज को न्यूट्रलाइज करते हैं और उसे अपने साथ लेकर चले जाते हैं। पर रास्ते में ब्रायन को उसके बॉस मैडॉक का कॉल आता है, जिससे बात करने के बाद ब्रायन को ये बात पता चलती है कि असल में वो माफिया जिसको अभी तक हम लोग देखते आ रही थी उसे कुछ समय पहले ही एयरपोर्ट पर एक साइंटिस्ट के साथ देखा गया था, और वो साइंटिस्ट कोई और नहीं बल्कि जॉन जोन्स था जो कि फिनोला का ही पिता है। और इसका मतलब यही था कि फिनोला का पिता अभी भी जिंदा था, और इस बारे में फिनोला को कोई भी जानकारी नहीं थी। इस बारे में उसकी एजेंसी MI6 को तो जानकारी थी, पर उन्होंने जानबूझकर फिनोला को इस बारे में नहीं बताया था, और इसीलिए अभी के समय पर मैडॉक भी ब्रायन से फिनोला को इस बारे में न बताने के लिए बोलता है। और मैडॉक ने अभी के समय पर ब्रायन को फिनोला को ये बात बताने से मना इसीलिए करा था क्योंकि कहीं ना कहीं वो इस बात को जानना चाहता था कि MI6 फिनोला से इस बात को क्यों छुपा रही है, और साथ ही वो इस बात को भी जानना चाहता था कि जॉन जोन्स उस माफिया के साथ मिलकर क्या काम करना चाहता है। आगे फिनोला और ब्रायन भी एक दूसरे टाउन की तरफ जाने के लिए निकल जाते हैं जहाँ पर भी अजीब चीजें हो रही थी। वहाँ पर जाने पर उन्हें पता चलता है कि उस जगह पर अचानक से ही सारी मेटल की चीजें टाउन के बॉर्डर की तरफ खींची चली गई थी, और उन्हीं चीजों की मदद से वहाँ पर एक बहुत बड़ी दीवार बन गई थी।
और क्योंकि शहर में मौजूद कोई भी मेटल की चीज कहीं पर भी उड़ सकती थी, इसीलिए सभी सिविलियंस को एक दूसरी टाउन में शिफ्ट कर दिया गया था। पर क्योंकि उस जगह पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी, साथ ही किसी और चीज का भी सिग्नल नहीं मिल रहा था, इसीलिए ब्रायन और फिनोला समझ जाते हैं कि आसपास कोई डिब्रीज जरूर होगा जिसे किसी ने धोखे से एक्टिवेट कर दिया होगा, और इसीलिए वहां पर ये सब हो रहा है। ये सब सोचते हुए वो दोनों आसपास की जगह पर छानबीन करना चालू कर देते हैं, और अब उन्हें एक जगह पर एक एरिक नाम का आदमी मिलता है जो कि खुद भी काफी ज्यादा डरा हुआ था, और साथ ही वो बहुत ज्यादा जल्दीबाजी में भी लग रहा था। तब फिनोला और ब्रायन उसे पकड़ लेते हैं ताकि वो उससे पूछताछ कर सके, पर क्योंकि अभी उन्हें और भी चीजें ढूंढनी थी, इसीलिए अभी वो एरिक को बाकी सारे पुलिस ऑफिसर के साथ पुलिस स्टेशन की तरफ भेज देते हैं और खुद अपनी कार की तरफ जाने लगते हैं। पर जैसे ही वो अपनी कार के पास पहुंचती हैं तो उन दोनों के तोते उड़ जाते हैं, क्योंकि उनकी कार के पास भी एक एरिक मौजूद था जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक थे। पर ये वाला एरिक उन दोनों को देखकर वहां से भागने लगता है, और तब वो दोनों भी उसका पीछा करते हुए अलग अलग लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। और अब सबसे कमाल की बात तो ये थी कि उन दोनों ने ही एक एक एरिक को पकड़ लिया था, और साथ ही बाद में उन्हें ये बात भी पता चलती है कि जिस एरिक को उन्होंने पुलिस वालों के साथ भेजा था वो एरिक पुलिस वालों के ही साथ था, जिससे ब्रायन और साथी फिनोला समझ गए थे कि एरिक की वजह से ही डीबीएस एक्टिवेट हुआ है, और इसीलिए वो उन तीनों एरिक को अलग अलग जगह पर बिठाते हैं और उनसे पूछताछ करना चालू कर देते हैं। पर उस दौरान दो एरिक जो बहुत ज्यादा घायल थे वो इंटेरोगेशन के दौरान ही मारे जाते हैं, और सिर्फ एक एरिक ही जिंदा बचता है, जिससे बात करने के बाद उन्हें ये बात पता चलती है कि एरिक का हाल में ही ब्रेकअप हुआ था और उसकी गर्लफ्रेंड शहर को छोड़कर जा रही थी। और वो जल्दीबाजी में भी इसी वजह से था क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड को शहर से बाहर निकलने से रोकना चाहता था। अब इस बात को जानने के बाद फिनोला और साथी ब्रायन को सोचने लगती हैं, पर अभी वो उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में ज्यादा ना सोचते हुए तुरंत ही उससे उसके घर का एड्रेस लेते हैं और उसके घर में जाकर छानबीन करना चालू कर देते हैं। एरिक के घर में एरिक एक डिब्रीज को लेकर आ गया था जो कि एक्टिवेट था और उसके बेसमेंट पे रखा हुआ था, और इसी वजह से वहां पर बहुत ज्यादा रेडिएशन फैला हुआ था। और ये सब देखने के बाद ब्रायन और साथी फिनोला अंदर सेफ्टी सूट पहनकर जाते हैं, जहां पर बेसमेंट में जाने पर उन दोनों को वहां पर डिब्रीज का टुकड़ा भी मिल जाता है। पर जैसे ही ब्रायन वहां पर डिब्रीज के कांटेक्ट में आता है, वैसे ही वहां पर ब्रायन का भी एक क्लोन बन गया था, जिसे देखकर ब्रायन बहुत ज्यादा शॉक होता है। पर अब वो क्लोन वाला ब्रायन असली ब्रायन को जान से मारने वाला था, पर उससे पहले ही असली ब्रायन उसे जान से मार देता है। साथ ही अब उन्हें ये बात भी समझ में आ गई थी कि एरिक के घर में जो डिब्रीज का टुकड़ा मौजूद था वो लोगों का क्लोन बना सकता है। आगे जब मरे हुए ब्रायन की बॉडी का चेकअप करा जाता है तो ब्रायन के कपड़ों में से फिनोला को एक लड़की की फोटो मिलती है, पर जब वो उस लड़की के बारे में असली ब्रायन से पूछने की कोशिश करती है तो ब्रायन उसे कुछ भी नहीं बताता और बस कुछ सोचने लगता है। असल में ब्रायन के पास्ट में उसके साथ एक वॉर के दौरान बहुत कुछ अजीब हुआ था और अभी तक वो उससे उबर नहीं पाया था। वहीं हम लोग डिब्रीज के पास और भी बाकी सारे साइंटिस्ट को देखते हैं जो उसे न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रही थी, पर उस दौरान उन्हें ये बात पता चलती है कि जिस एरिक को वो असली एरिक समझ रहे थे वो असली एरिक है ही नहीं। और ये बात उन्हें इसी वजह से समझ में आई थी क्योंकि असली एरिक का खून वहां पर पड़ा हुआ था जो कि गैराज की तरफ जा रहा था। इसका मतलब यही था कि वहां से जाने से पहले एरिक खून में लथपथ था और वो गैराज की तरफ भागता हुआ गया था, और इसीलिए ब्रायन और साथी फिनोला असली एरिक को ढूंढने में लग जाते हैं। तब उन्हें ये बात समझने में देर नहीं लगती कि एरिक अगर खून में लथपथ गैराज की तरफ गया था तो वो जरूर ही अपनी कार में बैठा होगा, और क्योंकि कार भी मेटल्स की होती थी इसीलिए वो टाउन के बॉर्डर पर ही मौजूद हो सकती थी। और इसीलिए वो दोनों सीधा उस जगह पर पहुंच जाती हैं जहां पर वो दीवार मौजूद थी जहां पर सारी की सारी मेटल्स की चीजें इकट्ठी हो गई थी। वहां पर उन्हें कुछ ही समय में एरिक की कार भी मिल जाती है, पर जैसे ही वो दोनों उस कार के पास जाने की कोशिश करती हैं तभी अचानक से ही डिब्रीज में कुछ हलचल होना चालू हो जाती है। और ऐसा इसीलिए हो रहा था क्योंकि डिब्रीज का टुकड़ा इस बात को समझ गया था कि असली एरिक के पास कुछ लोग पहुंच गए हैं जो कि उसकी मदद से डिब्रीज की पावर को न्यूट्रलाइज करना चाहती हैं, और इसीलिए ही डिब्रीज का टुकड़ा अपने अंदर से कुछ वेव्स को जनरेट करने लगता है जिससे पूरे शहर पर इफेक्ट पड़ रहा था। वहीं हम लोग ब्रायन को देखते हैं जो कि एरिक की कार में जाकर उसे उठाने की कोशिश करता है। तभी अचानक से ही वेव्स की वजह से उसे एरिक को उठाने में बहुत ज्यादा मुश्किल होने लगती है, और अब एरिक की कार भी धीरे धीरे बड़ी लोहे की चीजों के नीचे आकर दबने लगती है, जिससे ब्रायन और एरिक मौके पर ही मरने वाले थे। पर हमें ये इंटरेस्टिंग सीन देखने को नहीं मिलता क्योंकि वक्त रहते साइंटिस्ट डिब्रीज की पावर को किसी तरह से कम करने में कामयाब हो जाते हैं, जिससे वेव्स रुक जाती हैं, और अब एरिक भी होश में आ गया था। तब एरिक की बातों से हम लोग जान पाते हैं कि जब उसके पास डिब्रीज गिरा था तब वो अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करने की कोशिश कर रहा था, और इसका रीजन हमें एरिक के क्लोन ने बता ही दिया था कि एरिक का हाल में ही ब्रेकअप हुआ था और वो अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल इसी वजह से कर रहा था ताकि वो उसे शहर से बाहर जाने से रोक सके। और क्योंकि डिब्रीज भी ह्यूमन इमोशंस को समझकर अपने आसपास मौजूद लोगों को पावर दिया करता था, इसीलिए एरिक के साथ कांटेक्ट में आने के बाद उसने एरिक को भी क्लोन बनाने की पावर दे दी थी, और एरिक के वही क्लोन एरिक की गर्लफ्रेंड को अलग अलग रास्ते से जाकर रोकने वाले थे। पर तब तक एरिक की गर्लफ्रेंड भी शहर से बाहर निकलने वाली थी, और इसीलिए ही डिब्रीज ने सभी मेटल की चीजों से टाउन के बाहर बॉर्डर बना दिया था ताकि वो वहां से बाहर ना निकल पाए।
तब सब कुछ नॉर्मल करने के लिए ब्रायन एरिक से उसकी गर्लफ्रेंड को कॉल करके वापस आने को कहता है और जैसे ही एरिक ऐसा करता है वैसे ही वहाँ पर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। साथ ही हम लोग साइंटिस्ट की टीम को भी देख पाते हैं जो कि डिब्रेस को भी न्यूट्रलाइज कर अपने साथ लेकर चली गई थी। अब तक उन्हें ये बात तो समझ में आ गई थी कि अलग अलग डिब्रेस के अंदर अलग अलग पावर्स हैं और साथ ही डिब्रेस ह्यूमन इमोशन को समझकर ह्यूमंस को भी पावर दे सकता है। पर डिब्रेस ऐसा ह्यूमन की भलाई करने के लिए नहीं करता था, बल्कि वो ऐसा इसी वजह से करता था ताकि वो ह्यूमंस की मदद से अपने अंदर भी एनर्जी को जमा कर पाए। वहीं हम लोग मैडॉक को देखते हैं जो कि M16 के ऑफिसर और फिनोला की बॉस प्रिया से जाकर मिलता है, जिससे बात करके उसे पता चलता है कि वो माफिया जो डिब्रेस चुराना चाहता था वो असल में इन्फ्लिक्स ग्रुप का हेड है। इन्फ्लिक्स ग्रुप असल में एक टेररिस्ट ग्रुप था जो कि दुनिया की हर जगह से डिब्रेस के टुकड़ों को हासिल करने की कोशिश कर रहा था ताकि वो उस पर एक्सपेरिमेंट करके डिब्रेस के टुकड़ों को अपने हिसाब से यूज कर पाए। साथ ही उसी समय पर यह बात भी सामने आती है कि जॉन जोन्स यानी कि फिनोला का पिता मैडॉक की टीम में ही काम करा करता था। पर जॉन की मौत के बाद जॉन के सारे प्रोजेक्ट रुक गए। अब क्योंकि प्रिया ने मैडॉक को जॉन के जिंदा होने के बारे में जानबूझकर कुछ भी नहीं बताया था, इसीलिए मैडॉक वहां से निकलने के बाद अपने साथियों की मदद से जॉन की ग्रेव को खुदवाकर वहां पर से जॉन की बॉडी को मंगवा लेता है। और उसने ऐसा इसीलिए करा था ताकि वो जान पाए कि जॉन असल में मरा था या फिर उसने बस घोस्ट होने का नाटक करा था। वहीं हम लोग फिनोला और साथ ही ब्रायन को देखते हैं जिन्हें डिब्रेस से रिलेटेड एक और केस के बारे में पता चलता है, जहाँ पर जब वो लोग जाते हैं तो वो एक औरत से बातें करने लगते हैं। तब उस औरत से बात करके उन्हें ये बात पता चलती है कि उस औरत ने ही पास में मौजूद एक मैदान में एक रेक्टेंगल बॉल को देखा था जो कि ब्लर थी और उसके अंदर एक लड़की कैद थी जो कि बाहर आने के लिए मदद मांग रही थी। पर जैसे ही वो औरत उस लड़की की मदद करने के लिए रेक्टेंगल बॉल के पास गई, वैसे ही वो रेक्टेंगल बॉल अचानक से वहां से गायब हो गई। अब फिनोला और ब्रायन को लग रहा था कि हर बार के केस की तरह ये केस भी डिब्रेस से ही रिलेटेड होगा, पर जब वो आसपास के एरिया में डिब्रेस को ढूंढने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर उन्हें कोई भी डिब्रेस का टुकड़ा दिखाई नहीं देता। पर कहीं ना कहीं वो इस बात के लिए श्योर थी कि ये सब डिब्रेस की वजह से ही हो रहा होगा और इसीलिए रात के समय में वो अपने सारे के सारे इक्विपमेंट वहीं पर ही मंगा लेते हैं और रात में उस रेडिएशन को ढूंढने लगते हैं जो कि डिब्रेस में से निकला करता था। और उसी दौरान रेडियो फ्रीक्वेंसी को सेट करते हुए अचानक से ही फिनोला को एक फ्रीक्वेंसी पर एक लड़की की आवाज सुनाई देती है जो उससे मदद मांग रही थी। फिर बाद में जब फिनोला बाहर जाकर देखती है तो बाहर वापस से वो रेक्टेंगुलर बॉल अपीयर हो गई थी और उसमें से वो लड़की मदद मांग रही थी। लेकिन इस बार उस लड़की के साथ फिनोला को उस रेक्टेंगुलर बॉल के अंदर और भी लोग नजर आ रहे थे। पर जब वो उन लोगों के बारे में उस लड़की से पूछती है तो उसे पता चलता है कि उस लड़की के हिसाब से उसके आसपास कोई और नहीं था बल्कि एक बॉल ही थी जिससे वो सब कुछ देख पा रही थी। और इस बात का मतलब यही था कि वो सभी लोग अलग अलग डायमेंशन में फंसे हुए थे और इस बार उनका पाला एक ऐसे डिब्रेस से पड़ा था जो कि अलग अलग डायमेंशन के पोर्टल्स को ओपन करने की ताकत रखता था। तब वो लड़की अपना नाम निकोल हेडमैन बताती है, पर बाद में फिनोला उससे कुछ और पूछ ही पाती कि अचानक से ही वो बॉल वहां से गायब हो जाती है, जिसके साथ ही वो लड़की वापस से वहां से गायब हो गई थी। फिर बाद में जब ब्रायन और साथी फिनोला निकोल के बारे में पता करती हैं तो उन्हें ये बात पता चलती है कि वो 2019 में एक जगह से गायब हो गई थी। और ये बात और ज्यादा शॉकिंग थी क्योंकि अभी के समय पर 2022 था और बस 6 महीने पहले ही डिब्रेस अर्थ पर गिरना चालू हुए थे, तो निकोल 3 साल पहले उससे कैसे अफेक्ट हो सकती थी। खैर आगे हम लोग मैडॉक को देखते हैं जो एक आदमी से जाकर मिलता है जो कि असल में एक रशियन डीलर था और वहां पर हम लोग मैडॉक की बातों से जान पाते हैं कि असल में मैडॉक खुद भी डिब्रेस को ब्लैक मार्केट के लोगों को सेल कर रहा था और इसका रीजन पैसा ही था। मतलब ये भी हरामी निकला। खैर जिस समय पर मैडॉक यहाँ पर ये भीड़ी हरकतें कर रहा था वहीं हम लोग एट द सेम टाइम फिनोला और साथ ही ब्रायन को देख पाती है जो कि अपने दिमाग के घोड़ों को दौड़ा रहे थे ताकि उन्हें ये बात समझ में आ जाए कि निकोल उस बॉल के अंदर कैसे गई। तभी अचानक से फिनोला को कुछ याद आता है और वो अपने पिता जॉन की बातों को याद करते हुए बताती है कि उसके पिता के हिसाब से यूनिवर्स में इस डायमेंशन के अलावा भी और भी काफी सारे डायमेंशन मौजूद थे जिसमें जाने का रास्ता अर्थ के ही कुछ पॉइंट पर मौजूद था। और हो सकता था कि किसी वजह से 3 साल पहले एक पर्टिकुलर टाइम पर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आ जाने की वजह से निकोल गायब हो गई हो और बाद में डिब्रेस की पावर की वजह से वो अब विजिबल हो रही हो। और अब यही सब सोचते हुए वो दोनों जॉन की उस वीडियो को देखने लगते हैं जिसमें वो एक थ्योरी के साथ उन लोकेशंस के बारे में भी बता रहा था जहाँ पर वो पर्टिकुलर पॉइंट्स मौजूद हो सकते थे। और तब उन्हें ये बात भी पता चलती है कि उसी सेम जगह जहाँ पर से निकोल गायब हुई थी वहाँ पर भी एक टाइम मौजूद था। और ये बात जानने के बाद वो दोनों इस बात पर श्योर हो जाती हैं कि जॉन की थ्योरी बिल्कुल सही थी। और जब वो उन पॉइंट्स के बारे में और ज्यादा पढ़ते हैं तो उन्हें ये बात भी पता चलती है कि उन्हीं पॉइंट्स पर काफी सारे लोग अलग अलग टाइम पर और भी काफी बार गायब हुए थे और साथ ही निकोल के साथ जो लोग उन्हें दिख रही थी वो शायद वही थे, पर अलग अलग टाइम से गायब होने की वजह से निकोल उन्हें नहीं देख पा रही थी। अब ये सब पता चलने के बाद फिनोला निकोल के बारे में सोचने लगती है। तब उसे याद आता है कि निकोल ने उसे बताया था कि निकोल लगातार उन्हें देख पा रही थी और अब क्योंकि उन लोगों को निकोल और साथ ही बाकी सभी लोगों को बाहर निकालना था इसीलिए वो कुछ सोचने लगती हैं।
फिर थोड़ा और स्टडी करने पर उन्हें ये बात पता चलती है कि निकोल के बहुत ज्यादा इमोशनल होने पर वहाँ पर वो वॉल अपीयर हुआ करती थी और इसीलिए ये बात जानने के बाद वो तुरंत ही वहाँ पर निकोल के डैड को बुला लेती है, क्योंकि निकोल तो उन्हें लगातार देख ही पा रही थी और अपने डैड को देखने के बाद वो सबसे ज्यादा इमोशनल हो जाती। फिर जैसे ही वहाँ पर निकोल के पिता आते हैं वैसे ही वहाँ पर वो पोर्टल वापस से चालू हो जाता है और तब हम लोग निकोल की बातों से जान पाती हैं कि असल में उसके हिसाब से वो जहाँ फंसी हुई थी वहाँ पर वो कुछ घंटों से ही थी। पर अगर अर्थ के टाइम के हिसाब से देखा जाए तो वहाँ पर 3 साल बीत चुके थे। इसका मतलब यही था कि निकोल जहाँ पर थी वहाँ पर टाइम बहुत ज्यादा स्लो चल रहा था। अब निकोल वहाँ पर और भी चीजें बताना चाहती थी, पर तभी वहाँ पर अचानक से वो पोर्टल बंद हो जाता है, जो देखकर अब फिनोला और ब्रायन को वहाँ पर मौजूद साइंटिस्ट बताता है कि उन्हें जल्दी से जल्दी उस डिवाइस के टुकड़े को ढूंढना पड़ेगा जिससे उस पोर्टल को एनर्जी मिल रही थी, क्योंकि अगर उन्हें निकोल और साथ ही बाकी सारे लोगों को बाहर निकालना था तो उन्हें उसी टुकड़े की जरूरत पड़ने वाली थी, और अगर वो उस टुकड़े को नहीं ढूंढ पाती तो निकोल को निकालना बिल्कुल नामुमकिन था। अब ये बात जानने के बाद फिनोला और ब्रायन वापस से उस डिब्लिस के टुकड़े को आसपास के एरिया में ढूंढना चालू कर देती हैं, मगर इस बार भी उन्हें वो डिब्लिस का टुकड़ा आसपास कहीं पर भी नहीं मिलता। अब इस बात से वो दोनों काफी ज्यादा परेशान हो गए थे कि तभी अचानक से उन्हें वापस से जॉन की थ्योरी के बारे में याद आता है, और तब ब्रायन और फिनोला डिसाइड करती हैं कि वो वहाँ पर मौजूद डायमेंशनल पॉइंट से सबसे पास वाले दूसरे डायमेंशनल पॉइंट पर जाकर चेक करेंगे ताकि उन्हें वहाँ पर डिब्लिस मिल जाए, और वहाँ पर ही वो डिब्लिस मौजूद हो सकता था जिसकी एनर्जी उस पॉइंट में जाकर इस पॉइंट से भी रिलीज हो रही होगी, इसीलिए यहाँ पर वो पोर्टल ओपन हो रहा था। वहीं हम मैडॉक को वापस से देखती हैं जिसके पास उसका सीनियर आकर उससे रशियन माफिया के बारे में बात करते हुए बताता है कि उन्होंने टार्लोक को अभी अपने एरिया में देखा था। जो बात जानने के बाद मैडॉक काफी ज्यादा डर गया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि किसी को भी इस बारे में पता चले कि रशियन माफिया और साथ ही मैडॉक का कोई रिश्ता है। उसी समय हमें ये बात भी पता चलती है कि टार्लोक असल में वही रशियन माफिया था जिसको अभी तक हम लोग देखते हुए आ रही थी। दूसरी तरफ हम लोग वापस से फिनोला और ब्रायन को देख पाते हैं, जो जब दूसरे पॉइंट के पास जाती हैं तो वहाँ पर उन्हें वो डिब्लिस मिल जाता है, और साथ ही वो उस डिब्लिस को अपने साथ लेकर उसी पॉइंट पर आ जाते हैं जहाँ पर वो पोर्टल ओपन हो रहा था जिसमें निकोल कैद थी। वहाँ वापस आने के बाद वो मिले हुए डेब्लिस को दूसरे डेब्लिस की मदद से पावर देकर किसी तरह से निकोल और बाकी सभी लोगों को दूसरे डायमेंशन से बाहर निकाल लेते हैं, जिससे अब निकोल और उसके पिता बहुत ज्यादा खुश थे, और सबसे ज्यादा खुश फिनोला थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जानती थी कि अपने पिता से दूर रहना कितना ज्यादा मुश्किल होता है। आगे हम लोग वापस से मैडॉक को देखते हैं जो उस लैब में मौजूद था जहाँ पर गवर्नमेंट डिब्रिस के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रही थी। वहाँ पर एक ऐसा डिब्रिस भी था जिसमें अगर एक पोर्टल से कुछ डाला जाता था तो वो दूसरे पोर्टल से बाहर निकलता था। अब मैडॉक वहाँ पर उस डिब्रिस को देख ही रहा था कि तभी अचानक से उसके पास एक वीडियो आता है जिससे उसे पता चलता है कि जॉन की बॉडी की ऑटोप्सी करते हुए उसे बदल दिया गया था, और वो बंदा जो जॉन की कब्र में इतने समय से जॉन बनकर लेटा हुआ था वो कोई और ही है। जो देखकर मैडॉक बहुत ज्यादा शॉक था, और साथ ही उसे ये बात भी समझ में आ गई थी कि जॉन अभी भी जिंदा है और उसने बस अपने आप को गोश्त करा हुआ है। वहीं अगले दिन हम लोग एक फार्मर को देखते हैं जिसकी फील्ड में अचानक से बारिश होने लग गई थी, पर जब वो फील्ड के बाहर देखता है तो उसकी फील्ड के बाहर कोई भी बारिश की बूंद नहीं टपक रही थी, जो देखकर वो काफी ज्यादा शॉक था। फिर जैसे ही वो अपनी फील्ड से बाहर जाता है तभी अचानक से ही दम घुटने से उसकी मौत हो जाती है, और ये काफी ज्यादा अजीब था। थोड़ी देर में वहाँ पर ब्रायन और साथी फिनोला भी आ जाती हैं जो वहाँ पर प्रोटेक्टिव सूट्स पहनकर आए थे, क्योंकि वहाँ की एयर बहुत ज्यादा पॉइजनस हो गई थी। अब वहाँ पर उन्हें ये बात भी पता चलती है कि उस फार्मर के अलावा 3 लोगों की मौत और हो चुकी है जो कि अचानक से उस फील्ड से बाहर आ गए थे। उस फील्ड के पास एक फार्म हाउस भी मौजूद था, और अभी के समय पर सिर्फ वो लोग जिंदा थे जो उस फार्म हाउस के अंदर मौजूद थे, और उसी जगह पर बारिश भी हो रही थी। पर अगर उनमें से कोई भी इंसान उस बारिश के बाहर आ जाता तो वो लोग भी उसी तरह से मारे जाते जैसे कि वो फार्मर और साथ ही बाकी 3 लोग मारे गए थे। अब ये सारी बातें जानने के बाद ब्रायन और फिनोला सबसे पहले तो फील्ड में चले जाती हैं, जहाँ पर जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि फील्ड के अंदर कुछ अजीब से एलियन पौधे उग गए थे, जिनको देखने के बाद वो दोनों काफी ज्यादा शॉक होती हैं, और फिनोला उनका सैंपल लेने के बाद ब्रायन के साथ तुरंत ही उस फार्म हाउस के अंदर चली जाती है। वहाँ पर और भी लोग मौजूद थे जिन्हें उस फार्मर को देखने के बाद ये बात समझ में आ गई थी कि जैसे ही वो लोग उस जगह से बाहर जाएंगे वैसे ही वो लोग मारे जाएंगे। पर तभी अचानक से ही फिनोला और ब्रायन के पास सोफिया नाम की एक औरत आती है जिसका बेटा आर्थर अचानक से ही फार्म हाउस से कहीं पर चला गया था, और सोफिया को इस बात का डर था कि कहीं आर्थर उस फील्ड से बाहर ना चला जाए, इसीलिए वो ब्रायन और साथी फिनोला से जल्दी आर्थर को ढूंढ कर लाने को बोलती है। जो बात जानने के बाद फिनोला और ब्रायन भी अलग अलग होकर तुरंत ही आर्थर को ढूंढना चालू कर देते हैं। उसी दौरान अचानक से ही ब्रायन की नजर पार्किंग एरिया पर पड़ती है, जहाँ पर और भी काफी सारे लोगों की लाशें पड़ी हुई थी जो बारिश के एरिया से बाहर आ गए थे, और ये देखकर वो और ज्यादा परेशान हो जाता है। पर जैसे ही वो थोड़ा सा आगे जाता है तो वहाँ पर उसे एक डिब्रिस दिखाई देता है, जिसको देखकर वो समझ गया था कि ये सब उसी डिब्रिस की वजह से हुआ है।
अब ब्रायन उस डिब्बीज को देख ही रहा होता है कि तभी अचानक से उसकी नजर आर्थर पर पड़ जाती है, जो बारिश के एरिया से बाहर निकलने ही वाला था। लेकिन ब्रायन भागकर जैसे तैसे उस बच्चे को बचा लेता है और बाद में वो आर्थर को सोफिया के पास लेकर चला जाता है। फार्म हाउस में जितने भी लोग मौजूद थे वो इस बात को जानते थे कि अगर वो बाहर जाएंगे तो मारे जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी वो लोग अपने घर में जाना चाहती थी। लेकिन अभी ब्रायन और फिनोला उन्हें बाहर जाने से रोक देते हैं और वहीं हम लोग वापस से मैडॉक को देख पाते हैं। मैडॉक अभी के समय पर अपने बेटे के साथ खेल रहा था। उसका बेटा बड़ा तो था पर वो मेंटली अनस्टेबल था। इसी वजह से मैडॉक और उसकी बीवी के बीच में काफी ज्यादा कन्फ्लिक्ट होते रहते थे और वो दोनों एक दूसरे से सही से बात नहीं करते थे। तभी अचानक से मैडॉक की वाइफ के फोन पर किसी आदमी का कॉल आता है, लेकिन जैसे ही मैडॉक उसके फोन को पिक करके बात करने की कोशिश करता है तभी दूसरी तरफ से कोई भी आवाज नहीं आती और उतने में ही वहाँ पर मैडॉक की वाइफ जल्दी से आकर मैडॉक से अपना फोन लेती है और वहाँ से चली जाती है। वहीं हम फिनोला को देखते हैं, जो जब फार्म हाउस से बाहर आती है तब अचानक से वहां पर उसकी मुलाकात इरफान नाम के एक आदमी से होती है, जो कि असल में सोफिया का पति और साथ ही आर्थर का पापा था। जब से इरफान को इस बात का पता चला था कि सोफिया और आर्थर फार्म हाउस में ही फंसे हुए हैं, तब से वो बस अंदर जाना चाहता था। पर फिनोला भी उसे रोकते हुए समझाती है कि अंदर बिना प्रोटेक्शन के जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है और वो जल्दी ही सोफिया और आर्थर को बाहर लेकर आ जाएगी। इस पर इरफान मान जाता है और हम लोग फिनोला को देखती हैं, जो कि लैब में जाकर उस प्लांट के सैंपल पर रिसर्च करने लगती है जो उस फील्ड से वो लेकर आई थी। और तब उसके सामने बहुत ज्यादा शॉकिंग चीज आती है, क्योंकि वो प्लांट असल में ऑक्सीजन की जगह क्लोरीन प्रोड्यूस कर रहा था। और फिर जब वो थोड़ा सा और पता करती है तो फिनोला को समझ में आता है कि ये सब डिब्बीज की वजह से हुआ है। वो डिब्बीज असल में उस एरिया में मौजूद सभी पेड़ पौधों को इन्फेक्ट करके उनसे क्लोरीन प्रोड्यूस करवा रहा था, ताकि जो एटमॉस्फेयर डिब्बीज बनाने वाले लोगों के प्लेनेट पर है वैसा ही सेम एटमॉस्फेयर अर्थ पर भी आ जाए। साथ ही अब उसे ये बात भी समझ में आ गई थी कि वो फार्मर असल में पेड़ से बाहर आने की वजह से नहीं बल्कि ऑक्सीजन में आ जाने की वजह से मरा था, क्योंकि उस डिब्बीज के गिरने की वजह से उस एरिया में मौजूद पेड़ पौधे ही नहीं बल्कि वो सारे के सारे लोग भी इन्फेक्ट हो गए थे जो कि उस एरिया में मौजूद थे। इसीलिए अब उन्हें जीने के लिए ऑक्सीजन नहीं बल्कि क्लोरीन की जरूरत थी। अब क्योंकि डिब्बीज की वजह से आसपास के वो एरिया जो अभी तक इन्फेक्टेड नहीं थे वो भी इन्फेक्ट हो रहे थे, इसीलिए ऊपर से ऑर्डर आते हैं कि डिब्बीज को उसकी लोकेशन से हटा दिया जाए। लेकिन फिनोला इस बात को समझ गई थी कि अगर डिब्बीज को वहां से हटा दिया गया तो वहां पर क्लोरीन बनना बंद हो जाएगा और इसीलिए वहां पर मौजूद सभी लोग मारे जाएंगे। इसीलिए वो अपने सीनियर से अभी थोड़ा सा समय और मांगती है ताकि वो एक एंटीट्यूड बनाकर उन सब लोगों को वापस से नॉर्मल और सही कर पाए। लेकिन ये बात ब्रायन को बहुत ज्यादा बेकार लगती है, क्योंकि उसके हिसाब से अब ये पॉसिबल नहीं था कि उन सभी लोगों को वापस से पहले जैसा करा जा सके। और अगर फिनोला उस एंटीट्यूड को बनाने में कामयाब नहीं हो पाती तो आसपास के सभी लोग भी मारे जाते। इसीलिए वहां पर ब्रायन फिनोला को समझाने की कोशिश करता है कि शायद उन्हें उन्हीं लोगों को मरने देना चाहिए जो कि अभी के टाइम पर फार्म हाउस में थे। पर फिनोला उसकी बात को नहीं सुनती और वहां पर वो सबको बचाना चाहती थी और इसीलिए वो अभी के समय पर ब्रायन से बात ना करते हुए एंटीट्यूड बनाने में लग जाती है। लेकिन कुछ समय बाद उसको भी समझ में आ जाता है कि सच में ये सब पॉसिबल नहीं है, जिससे वो भी काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। मगर तभी उसके दिमाग में अचानक से एक आइडिया आता है और वो मैडॉक को कॉल कर एक डिब्बीज के टुकड़े को मंगवाती है। अब उस डिब्बीज के टुकड़े में असल में हीलिंग एबिलिटी थी और अभी के लिए गवर्नमेंट उसको कैंसर के लिए यूज कर रही थी, जिससे लोगों को फायदा भी हो रहा था। ब्रायन को इस सब के ऊपर भरोसा नहीं था, इसीलिए वो फिनोला पर और ज्यादा गुस्सा करने लगता है। लेकिन फिर भी फिनोला उसकी बात को नहीं सुनती। तभी अचानक से फिनोला के पास प्रिया का कॉल आता है, जो उससे बातें करती हुई उसे बता देती है कि उसके पिता अभी भी जिंदा हैं। जो बात जानने के बाद फिनोला बहुत ज्यादा शॉक थी और साथ ही उसे इस सब पर भरोसा नहीं हो रहा था। पर तब प्रिया सबूत के तौर पर उसको वो वीडियो दिखाती है जिसमें उसके पिता को रशियन माफिया टार्लोक के गुंडों के साथ देखा गया था। साथ ही प्रिया उसको ये बात भी बता देती है कि ब्रायन को इस बारे में पता था, मगर उसने इस बारे में जानबूझकर फिनोला को नहीं बताया। जो बात सुनने के बाद फिनोला को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और साथ ही अब उसका ब्रायन के ऊपर से बिल्कुल विश्वास उठ गया था। वो इस बारे में ब्रायन से बात करना चाहती थी, लेकिन प्रिया उसे ऐसा कुछ भी करने से अभी मना कर देती है, क्योंकि वो जानती थी कि अभी के समय पर अमेरिका की गवर्नमेंट उनसे काफी सारी चीजें छुपा रही है और सिर्फ ब्रायन ही ऐसा था जिनकी मदद से वो इस प्रोजेक्ट के बारे में और भी सारी डिटेल्स हासिल कर सकते थे। इस पर फिनोला ना चाहते हुए भी मान जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये प्रोजेक्ट भी उसके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट था। पर क्योंकि फिनोला को अभी भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और अब वो नहीं चाहती थी कि कोई और बच्चा अपने पिता से दूर रहे, इसीलिए वो इरफान को भी उसके बच्चे यानी कि आर्थर और साथ ही सोफिया के पास जाने की परमिशन दे देती है। और अब इरफान भी सोफिया और आर्थर के पास चला जाता है, जिसके अगले दिन हम लोग देखते हैं कि जब ब्रायन को इस बारे में पता चलता है कि सोफिया के पास इरफान बिना प्रोटेक्शन सूट के गया है, तो वो फिनोला के ऊपर और ज्यादा गुस्सा करने लगता है। लेकिन फिनोला उसकी बात को किसी भी तरह से नहीं सुनना चाहती थी और साथ ही वो उससे सही से बात भी नहीं करती। पर उतने में ही वहाँ पर डेब्रिस का वो टुकड़ा आ जाता है जो फिनोला ने मंगवाया था।
जिसको जब वो लोग अंदर लेकर जाते हैं तो किस्मत से फिनोला का प्लान वर्क कर जाता है और जैसे ही वो उस डिब्रीज को एक्टिवेट करते हैं तभी सारे लोग वापस से नॉर्मल हो जाते हैं, जिससे फिनोला और ज्यादा खुश हो गई थी। तब वो खुशी से फार्म हाउस से बाहर आ जाती है जहाँ पर उसे ब्रायन मिलता है। तब ब्रायन उससे माफी मांगना चाहता था, पर वहाँ पर फिनोला को अभी भी ब्रायन के उसके पिता की बात को छुपाने की वजह से गुस्सा आ रहा था, इसीलिए वो ब्रायन से सही से बात नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। ब्रायन को लग रहा था कि शायद ब्रायन के बिहेवियर की वजह से वहाँ पर फिनोला उससे गुस्सा है, पर बात तो कुछ और ही थी। अब इसके बारे में हमें आगे जानने को मिलेगा कि फिनोला ब्रायन से सही से बात करेगी या फिर नहीं। साथ ही जब ब्रायन को इस बारे में पता चलेगा कि फिनोला को उसके पिता के बारे में पता चल गया है तो वो कैसे रिएक्ट करेगा और वो फिनोला से कैसे माफी मांगेगा, इसके बारे में हमें आगे जानने के लिए मिलेगा। साथ ही इस सीरीज के अगले पार्ट में हमें ये बात भी जानने को मिलेगी कि टारलॉक ने फिनोला के पिता को क्यों पकड़ा हुआ है और अगर फिनोला के पिता सच में मर गए थे तो उनको जिंदा कैसे करा गया। तो उम्मीद है कि एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर सेलेक्ट करना और वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाता रहूंगा। खैर तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।